Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Sumaira Yunus and I will teach you lecture number 3 of history. कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेटा हमारे क्लास 8 के हिस्ट्री के 2 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। उनमें आपको पता है हम लोग ने सबसे पहले जो किया था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड जो हमारा लेक्चर था वो डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, एज अ ट्रेडिंग कंपनी वो यहाँ पे आई, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो आगे मूव स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए फाइनली वो यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो काबिज़ हो गई। फिर उसके बाद हमने सेकंड ये डिस्कस किया था कि इसका डिसोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश रूल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट जो मुंतकिल हुई वो ब्रिटिश रूल के पास हुई और ब्रिटिश रूल ने किस तरह से, ब्रिटिशर ने किस तरह से उसको आगे लेके जाए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, उन्होंने लोगों को किस तरह से एग्री किया अपनी हुकूमत के लिए और किस तरह से सेटिस्फाई किया। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में आगे डिस्कस करने चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह की एजुकेशनल रिफ़ॉर्म की, जिस तरह की इकनॉमिकल रिफ़ॉर्म की, कम्युनिकेशनल रिफ़ॉर्म की, इसके अलावा जो उनके सोशल लाइफ थी जो उसमें किस तरह से उन्होंने इंटरफेयर किया, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले लाइट्स आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है टॉपिक के अंदर कि उन्होंने इंडियंस की रिफॉर्म के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें की। अब जो है आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं, पहले तो आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, कि इनिशियल एफर्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेटिव पीपल इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इंक्लूजन ऑफ दो दफ़ा लिखा गया है। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि पहली दफ़ा आपको पता है सब कॉन्टिनेंट के बाद जो भी सिचुएशन हुई वो तो मैं स्टेप बाय स्टेप वो करूँगी। अभी तो मैं टॉपिक का मतलब आपको बता रही हूँ कि बेसिकली टॉपिक क्या है। टॉपिक बेटा ये है कि किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आप ब्रिटिश रूल सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो गया था और उसमें तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे वो ब्रिटिशर थे। तो आप ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को किस तरह से शामिल किया गया और किसने शामिल करवाया, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। सेकंड हमारा डिस्कस होगा एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं, इनिशियल एफर्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेटिव पीपल इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इस टॉपिक पे हम आते हैं बेटा। आपको पता है जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो ब्रिटिशर थे, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने मोर देन 1000 ईयर यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अपनी हुकूमत की है, मोर देन 1000 ईयर। अब जब उन्होंने मोर देन 1000 ईयर एक जगह पे आप हुकूमत करते हो और एकदम आपसे आके कोई हुकूमत छीन लेता है तो वो मेंटली डिप्रेशन तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद मुसलमानों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ वो हम डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों से फिर मुस्लिम्स को किसने बचाया और किस तरह से मुस्लिम्स को एक मूव करने के लिए आगे कि अपनी लाइफ को आगे कैसे मूव करें, एक डायरेक्शन देने वाला पर्सन कौन था, ये हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मुस्लिम ने मोर देन 1000 ईयर सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की। फिर क्या हुआ, फिर सब ब्रिटिशर आए, एक थर्ड पार्टी आई किसी और मुल्क से और यहाँ के मेजॉरिटीज़ को उसने क्या कर दिया, सुप्रेस्ड करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, मतलब इसमें मेजॉरिटीज़ कौन थे, हिंदू इज़ द मेजॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड नंबर पे मुस्लिम से कुछ 1000 ऑफ नंबर में थे ब्रिटिशर और फिर वो लैक्स में हुए और उन्होंने क्या किया कि इन दोनों जो मेजॉरिटी में यहाँ पे लोग थे, जो नेशंस थी, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, इन तमाम लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, अपने उन पे हुकूमत करना शुरू कर दी। उन पे हुकूमत किस तरह से की वो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं। अब ऐसा हुआ था कि
1857 की जो रिवोल्ट हुई है, जंग आज़ादी, जंग आज़ादी में तमाम की तमाम जो नेशन थी सब कॉन्टिनेंट की, उन्होंने वो किया। इंडियंस सब ये जो 1857 की वॉर ऑफ 1857, वॉर ऑफ 1857, अब इसको बेटा देखिएगा, वॉर ऑफ 1857 में कौन से दो जो जिनका आपस में कंपटीशन था, इंडियंस एंड ब्रिटिशर, ठीक है। अब इंडियंस में सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम शामिल नहीं थे, अब इंडियंस में ऑल नेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ऑल पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो कैसे, मुस्लिम मेजर दो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हिंदूज एंड सेकेंड मुस्लिम, ये दो मेजर पार्टीज थी और दूसरी तरफ ब्रिटिशर थे। अब इनके बीच में जो है जंग आज़ादी हुई है, लेकिन इसके बाद के आफ्टर इफेक्ट क्या हुए, इंडिपेंडेंस वार 1857 के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, अभी हम डिस्कस करने लगे आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स ये हुए कि जो सब कॉन्टिनेंट के में मुस्लिम, हिंदूज, सिख, तमाम नेशंस ने 1857 की वार में ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो है जंग लड़ी थी, और वो जंग फिर इंडिपेंडेंस वार जो है इंडियंस हार गए थे, ब्रिटिशर जीत गए थे। जब ब्रिटिशर जीत गए तो डेफिनेटली रूल किसके पास चला गया, ब्रिटिशर के पास चला गया। जब ब्रिटिशर के पास रूल चला गया तो उन्होंने इंडियंस में एक ऐसी नेशन थी जिसके साथ मेल ट्रीटेड करना शुरू कर दिया। अब मेल ट्रीटेड क्या होता है, बुरा सलूक करना, जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करना शुरू कर दिया वो मुस्लिम्स। अब मुस्लिम के साथ जस्ट उन्होंने क्यों बुरा सलूक किया, मतलब वार में हिंदूज भी थे, सिख भी थे, दूसरी और कम्युनिटीज़ भी थी, तो सिर्फ उनके जुल्म का शिकार मुस्लिम ही क्यों हुए। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने पहली लाइन जो बोली थी कि मुस्लिम जो हैं यहाँ पे रूल जो करते रहे हैं वो मोर देन 1000 ईयर करते रहे हैं। अब उनको एक तो ब्रिटिशर को ये था कि हुकूमत उनसे ली थी, तो उनको एक डर ज़रूर था कि इनमें से फिर कोई बगावत ना कर पाए। मतलब उस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग जो लग रहा था कि जाहिर सी बात है 1000 साल आप कहीं पे हुकूमत कर रहे हों तो आप में अभी वो लोग मौजूद होंगे जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान, उसके बाद जो सिराजुद्दौला और ये तमाम लोग जिनके साथ इनकी हुई थी, वार हुई थी, उसमें ब्रिटिशर को अच्छा खासा टफ टाइम देखने को मिला था। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिशर अभी तक जो है मुस्लिम से थोड़ा सा खौफज़दा थे कि इन्होंने 1000 साल यहाँ पे हुकूमत की है, तो हो सकता है इनमें से फिर कोई बगावत कर जाए। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को बुरी तरह से सुप्रेस्ड किया, बुरी तरह से उनका बुरे से बुरा सलूक किया। उसमें क्या क्या किया, उनसे तमाम की तमाम जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो कन्फिस्केटेड कर दी, मतलब उन पे तमाम प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा कर लिया। उनको जो भी वो सिविल सर्विसेज थी उनको सिविल सर्विसेज से जो है निकाल दिया। उसके अलावा जो उनकी मतलब यहाँ पे आपके इधर है कि देयर प्रॉपर्टीज़ वर कन्फिस्केटेड एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विसेज, देयर बिजनेस वर डिस्ट्रॉयड। वो जो कारोबार करते थे वो तमाम के तमाम कारोबार उन्होंने क्या कर दिए, तबाह कर दिए। उसके बाद दे बिकम प्रे ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, और उनको एक गुर्बत की लाइफ गुजारने पे मजबूर कर दिया। ये किसको किया, मुसलमानों को किया कि वो इस तरह की लाइफ। अब ऐसा क्या मतलब, अब मुसलमानों के पास जो है वो हर तरह से जो है मुस्लिम जो है वो काफ़ी परेशान थे, और उनको सिर्फ एक ही रास्ता, उनके पास अब जीने की कोई उमंग, कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। उनको यही लग रहा था कि बस जो अब मौत है उसके बाद ही जो है उनको अगर सुकून मिले तो मिलेगा, अदरवाइज़ अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। मुस्लिम्स को बज़ाहिर ये सब कुछ सिचुएशन, ये तमाम जो उनके साथ सलूक हो रहा था, ब्रिटिशर जो उनके साथ कर रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी सारी उन पे कब्ज़ा कर लिया, उनके जो सिविल सर्विसेज थी उनसे उनको निकाल दिया गया, उनके जो बिजनेसेस थे
उनको उन्होंने तबाह कर दिया। उसके बाद उनके जो ये तमाम उनके साथ जो है और उनको गुर्बत की लाइफ गुजारने पे मजबूर कर दिया। और भी इसी तरह से उनको कत्ल करना, ये करना, मर्डर करना, ये तमाम चीज़ें भी थी। अब मुस्लिम्स को एक ही चीज़ जो है वो सारी सिचुएशन को देखते हुए लग रहा था कि अब उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब जो अगर उन्हें सुकून मिला तो वो मौत के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा कौन सा बंदा आया कि उसने उनके अंदर एक जीने की उमंग डाली, फिर उनको लाइफ में आगे मूव करने को कहा, उनको कुछ सजेशंस दी। उनके लिए कौन खड़ा हुआ ब्रिटिशर के सामने, और ब्रिटिशर को उनके राइट देने के लिए किसने मजबूर किया। और वो पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद ख़ान, जिनके बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू हो गए हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान आपको पता है कि पैदा हुए थे 1817 में और उनकी जो डेथ हुई थी, वफ़ात पाए थे, वो 1898 में पाए थे। उस दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए और इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत की। अब सर सैयद अहमद ख़ान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये 1857 की रिवोल्ट के हवाले से जो है वो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। सर सैयद अहमद ख़ान बेसिकली सर्विस कर रहे थे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर के अंडर जो है वो जॉब कर रहे थे। अब ये 1857 की वार स्टार्ट हो गई। 1857 में बिजनौर में उस टाइम सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उस टाइम उन्होंने तकरीबन मोर देन 20 सोल्जर जो थे, ब्रिटिशर सोल्जर थे या वहाँ के लोग ब्रिटिशर थे, उनकी जो जान जो है उन्होंने बचाई जंगी आज़ादी में, मतलब इंडियन से ब्रिटिशर को बचाया, तकरीबन मोर देन 20 पीपल्स को। लेकिन जब वो वापस आए 1857 के बाद, जब वो रिवोल्ट ख़त्म हुई, फाइनली ब्रिटिशर जो है उनके पास रूल चला गया। जब सर सैयद अहमद ख़ान वापस आए तो जब वो अपने होम टाउन आए, जो जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पे आए, तो वहाँ की सिचुएशन देख के वो एकदम परेशान हो गए, क्योंकि उनके अपनी फैमिली, जहाँ वो तो ब्रिटिशर की हेल्प कर रहे थे और ब्रिटिशर के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचाया था इंसानियत के तहत। अब उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली के बहुत सारे करीबी लोग जो है वो 1857 की वार में जो है वो शहीद हो गए। उसके बाद उनकी मदर भी काफ़ी अरसा किसी जगह पे जो है 1857 में अपने आप को बचाने के लिए किसी जगह पे चली गई, तो वहाँ पे उनको पानी की ज़रूरत पड़ी और काफ़ी दिन उनको पानी ना मिलने की वजह से उनकी भी जो है वो मौत हो गई। तो उनकी अपनी मदर जो है वो इस 1857 की जंग का शिकार हुई। तो खैर ये सारी सिचुएशन देखने के बाद भी सर सैयद अहमद ख़ान, उनके साथ इतने उनके रिलेटिव्स, क्लोज़ रिलेटिव्स, उनकी इवन के मदर जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जो उनके बहुत क्लोज़ थी, वो भी इस 1857 की वार का जो है शिकार हो गई। तो तब भी वो एक खड़े हुए, उन्होंने मुसलमानों के लिए सबसे पहले उन्होंने इस पर एक पैम्फलेट लिखा। पैम्फलेट का जो टाइटल था वो था, पैम्फलेट का काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसका उर्दू में इसको एक रसाला है, उसको नाम है असबाब बगावत हिंद। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या इसका मतलब है, असबाब बगावत हिंद। मैं इधर से ही बताती हूँ। काज़ीज़ होता है वजूहात, इंडियंस रिवोल्ट, कि जो इंडियंस ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट, रेबिलियस एक्टिविटी कहते हैं, ब्रिटिशर कहते हैं कि इन्होंने रेबिलियस एक्टिविटी की हमारे खिलाफ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये इंडियन रिवोल्ट क्यों हुई है, उसकी कुछ काज़ीज़ बताई सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंडिया, जो आप मुस्लिम्स के साथ जस्ट आपने अपना जुल्म का निशाना आफ्टर 1857 वार जस्ट मुस्लिम्स को जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि पहले तो ये मैं आपको बताऊं, इसका जो इस रसाले में उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये लिखा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जंग लड़ी गई थी इसमें जस्ट मुस्लिम्स नहीं थे, तमाम इंडियंस कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो हिंदूज थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो सिख थे, तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो ओनली मुस्लिम्स को ही क्यों जो है अपने जुल्म का शिकार किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स को ही हर तरह से अफेक्टेड क्यों किया जा रहा है, क्यों मुस्लिम्स को ही क्यों सिविल सर्विसेज से निकाला जा रहा है, मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी है उसको ही क्यों अपने कब्जे में किया जा रहा है,
और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी है गुर्बत की लाइफ जीने पे मुस्लिम्स को ही मजबूर क्यों किया जा रहा है। हालांकि रिवोल्ट में तो तमाम कम्युनिटीज़ इंडियन की शामिल थी। तो उन्होंने एक तो ये उनको वहाँ के जो हुकूमत थी उनको जो ये रसाला लिखा उसमें तो ये बात लिखी कि मुस्लिम्स ही क्यों इफेक्टेड हो रहे हैं। सेकंड उन्होंने जो पॉइंट लिखा उन्होंने काज लिखी कि ये जंग हुई क्यों थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसने किस बेस पे इनको यहाँ से आउट किया था, मतलब डिसोल्यूशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ख़ुद हुकूमत में आए थे। ऐसी क्या वजूहत थी? तो बेटा वजूहत जो काजिज़ थी वो ये थी कि उस पे जो एलिगेशन लगाया गया था या जो उन पे वो था वो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली जो है इंडियंस के जो रिलीजियस मैटर हैं और जो उनकी सोशल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने लगी थी, जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नफ़रत करना शुरू होते। तो वो एक हेटेड वार हो गई थी। तो सर सैयद महान ने उनको पॉइंट आउट करके कहा था, ब्रिटिशर को पॉइंट आउट करके कहा था कि आपके रिलीजियस मैटर में अगर कोई इंटरफेयर करेगा या आपके मुल्क में आके, मतलब एक थर्ड कम्युनिटी है वो जब आपके मुल्क में आएगी और वो आपको जो है डायरेक्टली आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेगी, आपकी सोशल लाइफ में इंटरफेयर करेगी, आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। ये स्टेटमेंट जो सर सैयद महान की थी, ये ब्रिटिशर के कुछ वहाँ पे पार्लियामेंट में कुछ लोगों को इस पे सख्त रद्द अमल आया था कि इस रसाले को भी उन्होंने कहा था कि ये रिबेलियस किस्म का जो है वो उन्होंने रसाला जो है ये पैम्फलेट जो है रिबेलियस किस्म का लिखा है, मतलब बगावत को एक जो है ना उन्होंने कहा था कि अब बगावत की आग यहाँ से भड़क के निकल रही है। इस जो इन्होंने पैम्फलेट लिखा है वहाँ पे कुछ जो हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे उन्होंने सर सैयद महान के रसाले पे जो है वो इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। लेकिन सर सैयद महान ने डायरेक्टली इंडियन ब्रिटिशर को कहा था कि जब आपके रिलीजियस मैटर में आपके एक थर्ड कम्युनिटी आपकी स्टेट के अंदर आए, आपके रिलीजियस मैटर में, आपके सोशल लाइफ में, आपके जो भी आपका सिस्टम ऑफ लाइफ है उसमें कोई इंटरफेयर करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। डेफिनेटली आप लोग भी रिवोल्ट करोगे, आप भी उसके अगेंस्ट खड़े होगे। तो जो इंडियंस थे उनका जस्ट एक रिएक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शन में, ब्रिटिशर के एक्शन में एक उनका क्या था, रिएक्शन था। तो इस वजह से उन्होंने जो है ये रिवोल्ट की थी। तो खैर एक तो ये कहा, खैर उन्होंने इसमें जो बेहतर काम जो इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल जो उन्होंने किया वो ये किया कि उन्होंने कहा कि देखें लॉज इंडियंस के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सर सैयद अमन खान ने क्या कहा कि जो लॉज बना रहे हैं ब्रिटिशर पार्लियामेंट के अंदर, जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो इंडियंस के लिए बनाए जा रहे हैं। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियंस के प्रॉब्लम का क्या पता, इसलिए आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो इंडियन को शामिल नहीं कर रहे, लेकिन जो लोकल कौंसिल इंडिया की है उसमें तो कम से कम इंडियंस को शामिल कर लें, जो मतलब अपने तमाम इंफॉर्मेशन जो इंडिया की कन्वे करती थी इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उन्होंने कहा था कि वो जो आपने मैसेज कन्वे करना है वो जो कौंसिल है उसमें इंडियंस को शामिल करें, क्योंकि जो नेटिव की प्रॉब्लम है वो नेटिव ही जानते हैं। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पे बैठ के बरतानिया में बैठ के यहाँ इंडियन के मसाइल को जो है ना तो अंडरस्टैंड कर सकता है और ना इन मसाइल पे कोई पॉलिसी बना सकता है। तो इसलिए इंडियंस को आप इसमें लेजिस्लेशन में जो कौंसिल लोकल कौंसिल लेजिस्लेशन है इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है इंडियंस को
1861 के एक्ट में जो है इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसको देखें। द मुस्लिम रूल द सब कॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 1000 ईयर, ऑल कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बट द ब्रिटिश मेल ट्रीटेड होता है बुरा सलूक करना, ओनली द मुस्लिम, द प्रॉपर्टीज आर कन्फिस्केटेड होता है जब्त करना, एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विसेज, द बिजनेस वर डिस्ट्रॉयड एंड दे वर प्रे ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। Okay, so Sayyid Maham was disturbed on the downfall of the Muslims, so he started effort to restore the status of Muslim in subcontinent. He wrote a pamphlet, Causes of Indian Revolt, in which he pointed out that main causes of revolt of Muslim was exclusion of Muslim from government affair, and they promulgated laws which were against the sentiment of the native people. Besides, the British member of Legislative Council were not aware the problem of native. Therefore, Sir Syed Mahan suggested that if it was impossible to include the Indian native in British Parliament in local law making council should be comprised native people. The suggestion of Sir Syed Mahan was accepted. अब ये पॉइंट यहाँ तक मैं आपको सारी चीज़ ये जो पूरी स्टोरी सुनाई है ये यहाँ तक लिखी थी। अब ये जो बेटा बात है कि द सजेशन ऑफ सैयद महाम वाज एक्सेप्टेड एंड अंडर द एक्ट ऑफ 1861 इन न्यू लॉ मेकिंग काउंसिल, उन्होंने कहा कि ये जो सजेशन है जब 1861 का एक्ट बनाया गया तो उस ये जो है सैयद महाम का सजेशन था इंडियंस के लिए वो एक्सेप्ट किया गया। नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर वर इंक्लूडेड बट दे हैड नो पावर, शामिल तो कर लिए गए थे 1861 के एक्ट में, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई पावर जो है वो नहीं दी गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर सैयद अहमद खान की इंडियंस के लिए कि कम से कम उनको यहाँ जो कौंसल्स थी उस कौंसल में जो है वो शामिल किया गया। अब जो है हम एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसको जस्ट मैं ओवरव्यू बताऊंगी, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसमें मैं डिटेल में जो है इसके बारे में बताऊंगी। एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो इसको जो है मैं डिटेल में लेके चलूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जो हमारा था कि किस तरह से कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल कि किस तरह से उनको शामिल किया गया, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी कि वार हुई 1857 में, उसमें तमाम इंडियंस जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, और उस वार में सिर्फ जो जुल्म का शिकार किया गया वो मुसलमानों को किया गया। और फिर इस तरह से जो है वो तमाम चीज़ें सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की कंडीशन को देखते हुए पैम्फलेट लिखा काजीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, उस में क्या क्या चीज़ें लिखी वो मैंने आपको सारी बता दी। अब जो है बेटा एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिशर ने कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई थी। अब उन एजुकेशनल पॉलिसीज़ में मैं सबसे पहले जो है दो बंदे जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर जो है हिस्टोरियन हैं जिन्होंने एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई थी, उसमें लॉर्ड मैकॉले है और उसके अलावा हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब लॉर्ड मैकॉले मिनट, अब जो लॉर्ड मैकॉले मिनट है, मिनट बेसिकली उनका नाम नहीं है, मिनट वो प्रपोजल है जो लॉर्ड मैकॉले ने लिखा था। लॉर्ड मैकॉले ने क्या मिनट ऑन इंडियंस एजुकेशन, इंडियंस एजुकेशन पे लॉर्ड मैकॉले ने एक पैम्फलेट लिखा था। उस पैम्फलेट में क्या था, उस पैम्फलेट में उन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं, मतलब जो इंडियंस हैं वो बेसिकली बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, इनका जो सोशल सिस्टम है, इनके जो कस्टम्स हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो शुरू से ही इनको जो है वो उनका इनके सोशल सिस्टम ने ही इनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो किया हुआ है। तो इन लोगों का लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो भी एजुकेशन देनी पड़ेगी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है जिसमें पर्शियन हो गई, अरेबिक हो गई, संस्कृत हो गई, ये तमाम लैंग्वेजेस को रिप्लेस करके यहाँ पे जो लैंग्वेज इम्पोज करनी होगी वो इंग्लिश करनी होगी, और इस तरह से इन लोगों का लाइफस्टाइल जो है हम बेहतर करेंगे। खैर लॉर्ड मैकॉले को हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। इसमें आपका जो डायरी वर्क है बेटा
उसमें आप इनिशियल एफर्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेटिव पीपल इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा सर सैयद महां का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे जो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, आज थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये बेसिकली किस तरह से एजुकेशनल सिस्टम है। लॉर्ड मैकॉले और जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच, उनमें क्या क्या प्रपोजल हैं वो डिटेल में मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दे दे, अल्लाह हाफिज़।